नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 5। तो ये क्वेश्चन होंगे आपके 1 से लेके 20 तक, और जो आपको मिलेगा पीडीएफ वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते वीडियो को। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन के लिखा हुआ है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। तो ए लिखा हुआ है एंड द अदर एज द रीजन आर। तो असर्शन ए लिखा है इन 1946 द मुस्लिम लीग विदड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो सही है कि कैबिनेट मिशन प्लान को मानने से उन्होंने क्या कर दिया था, आपका इनकार कर दिया था और विदड्रॉ हो गए थे वहाँ से। और नेक्स्ट लिखा हुआ था मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फ्रॉम इन 1946, और वो इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार थे उसका पार्ट बने थे। दोनों सही है, पर एक्चुअल में रीज़न ये नहीं था कि आपका जो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बने थे तब जाके क्या हुआ था। असर्सन उसका ये नहीं है कि वो विड्रॉ तब किया था या उसके कारण विड्रॉ किया था। बात समझ में आई? हुआ क्या था कि मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया फिर विड्रॉ कर दिया था, कारण था उसका कुछ। तो मैं ये बता देता हूँ कि दोनों सही है, पर बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। देख लेते हैं आगे, देख लीजिए। हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। मुस्लिम लीग 1946 में बनी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की अगर बात करें, इट वाज फाउंडेड इन द 1906, 1906 में आपकी फाउंड हुई थी एज एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल ग्रुप टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये ऑल्टरनेट था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। मुस्लिम लीग का ये माना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक हिंदू पार्टी है, और वो क्या करती है, आपका हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो क्या करे, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करे। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे प्रेसिडेंट बने थे 1916 में, ये याद रखने ना। फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 द मुस्लिम लीग ज्वाइंट फोर्सेज विद द कांग्रेस टू एडवोकेट फॉर द होम रूल। हाँ, पर शुरुआत में जो देखने को मिलता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। बाद में जाके क्या था कि उन्होंने ये वाली जो पैरवी थी अपनी वो छोड़ दी थी और केवल मुस्लिमों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। तो जब आपकी क्या हुई थी, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, तो उसी टाइम पे आपका क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आई थी, किसके लिए? होम रूल के लिए। होम रूल के लिए उन्होंने मांग की थी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग अगर बात करें तो ख्वाजा सलीमुल्लाह, इनका नाम पूछा जाता है। विकर उल मलिक मलिक और विकर उल मुल्क, ठीक है ना। सैयद आमिर अली, और सैयद आमिर अली हो गए, उसके बाद सैयद नबीबुल्ला हो गए, खान बहादुर गुलाम हो गए, और मुस्तफ़ा चौधरी हो गए। तो ये फाउंडिंग मेंबर्स थे किसके? आपके मुस्लिम लीग के। कहीं से भी गलती से ये मत लिख देना कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे फाउंडिंग मेंबर थे। फाउंडिंग मेंबर फिर से बता देता हूँ, ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, विकर उल मुल्क थे, सैयद आमिर अली थे, सैयद नबी बुल्ला थे, खान बहादुर गुलाम थे, और मुस्तफ़ा चौधरी थे। इनके नाम याद कर लीजिए। कैबिनेट मिशन प्लान की अगर बात करें तो लिखा इट वॉज अ हाई पावर्ड मिशन सेंट इन द फरवरी 1946, भारत में भेजा गया था। और किसके टाइम पे भेजा गया था? तो ये उस समय जो ब्रिटिश के आपके कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो थे आपके क्लीमेंट एटली। भारत में जिन 3 लोगों को भेजा गया था उसमें से 3 जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों के नाम याद रखने आप लोगों ने। अच्छा, द एम वाज टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ द पावर फ्रॉम द ब्रिटेन टू इंडियन लीडरशिप। और इसका एम क्या था कैबिनेट मिशन प्लान का, कि जो पावर ट्रांसफर का था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उससे पावर शिफ्ट करके किनके पास देनी थी? इंडियन लीडरशिप के पास देनी थी। तो मेजर जो पार्टी थी वो कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो मुस्लिम लीग इससे खफा थी कि जो बोल सकते हैं जो ज़्यादा सीटें थी वो किसके पास जा रही थी? आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जा रही थी। तो लिखा इन 1946 इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज हेल्ड फॉलोइंग द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन। इन दिस इलेक्शन द कांग्रेस ऑब्टेन्ड द मेजॉरिटी इन द असेंबली। याद रखने की जो आपका इलेक्शन हुआ था उसमें मेजॉरिटी ली थी किसने? आपकी कांग्रेस ने। एंड द मुस्लिम लीग कंसोलिडेटेड इट्स सपोर्ट अमंग द मुस्लिम इलेक्टोरेट। पर जो आपके मुस्लिम सीट थी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया था किसने? मुस्लिम लीग ने। द मुस्लिम लीग फर्स्ट अप्रूव द प्लान, पहले उन्होंने अप्रूव किया, बट व्हेन द मुस्लिम लीग फाउंड आउट दैट कांग्रेस हैड द मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पर जब उन्हें पता लगा कि एक्चुअल में कांग्रेस क्या है, आपकी मेजॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तब उन्होंने रिजेक्ट कर लिया था। तो ए आपका सही है कि उन्होंने क्या किया था? विड्रॉ किया था अपने आप को। ऑन 29 जुलाई 1946 द मुस्लिम लीग विड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द मिशन प्लान एंड डिक्लेयर डायरेक्ट एक्शन। और 1946 19 जुलाई को उन्होंने क्या किया? विड्रॉ किया और डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया था। और डायरेक्ट एक्शन डे आप जानिए किस टाइम पे था? तो ये ठीक आपका कब था? 16 अगस्त के टाइम था, 16 अगस्त 1946 के आसपास की बात है ये, ठीक है ना। एक साल लगभग पहले की बात है जब स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस मिली थी हमें। तो लिखा हुआ द मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। तो वो के बाद में जब उन्हें लगा कि हमें क्या कर देना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा हमारे पास भी बोलने के लिए कुछ मौके रहे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया था इसे।
ऑन द 26 अक्टूबर 1946 को दोबारा से ज्वाइन कर लिया था। उस समय उन्हें लगा कि बाहर रह के तो कुछ उखाड़ तो पाएंगे नहीं, अगर विरोध करना है तो कांग्रेस के साथ रहकर विरोध करेंगे, एक हिसाब से विपक्ष का जो रोल है वो निभाएंगे। तो ए और आर दोनों आपके सही है, पर आर जो था ना वो सही क्या नहीं था, आपका एक्सप्लेनेशन नहीं था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अप्रूवल दिया था पहले, अप्रूव करने के बाद जब मुस्लिम लीग को ये पता लगा कि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी है, उनके पास नहीं है मेजॉरिटी, मतलब चलेगी किसकी, सदन में जो चलेगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिसकी चलेगी वो कांग्रेस की चलेगी। पर जब बाद में उन्हें पता लगा कि बाहर रह के तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर विड्रॉ करते हैं और इससे अपने आप को अलग रखते हैं तब भी जाके वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रह के उन्हें काम करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें क्या कर देता है, 26 अक्टूबर 1946 को आपका ज्वाइन कर लेता है इंटरिम गवर्नमेंट को। यह आपने याद रखना है। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉन्चिंग द सत्याग्रह वाज टू सीक इंडियाज इंडिपेंडेंस। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन निहिलिज्म ओनली। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ गांधी जी फॉरबैड वुमेन टू कैरी आउट दिस फ्रॉम द सत्याग्रह। अब देखो हिंदी में पढ़ता हूँ। ये लिखा हुआ है सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता तलाश करना था। दूसरा यह केवल रूसी शून्यवाद से प्रभावित था। गांधी जी ने सत्याग्रह के इस रूप को कार्यान्वित करने के लिए महिलाओं को मना कर दिया था। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो सबसे आसान है कि जब सत्याग्रह शुरू किया था ना तो ये गांधी जी से रिलेटेड है। वहीं अगर मैं किसकी बात करूँ, निहिलिज्म की बात करूँ, रशियन निहिलिज्म की बात करूँ ना, जो आपका ये देखो रशियन निहिलिज्म जो था भारत में, इससे प्रभावित कौन थे, ये थे आपके रेवोल्यूशनिस्ट। जो रेवोल्यूशनिस्ट थे आपके, वो इससे क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है ना, क्रांतिकारी। तो ये तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। जो रेवोल्यूशनिस्ट थे आपके वो इससे प्रभावित थे। दूसरा था कि जो आपका सत्याग्रह था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और नीचे लिखा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबव इज आर करेक्ट, कौन सा सही है। अच्छा पहले पे आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉन्चिंग द सत्याग्रह वाज टू सीक द इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये भी नहीं है। बात समझ में आई। ये क्यों नहीं है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा नॉन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो द डिमांड फॉर द सत्याग्रही वुड बी फॉर द फ्रीडम ऑफ द स्पीच। ये किसके लिए था, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए था। ये आपने याद रखना, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपका, टू प्रीज द अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन इन द वॉर। बात समझ में आई। तो पहला तो हो गया गलत कि आपका फ्रीडम के लिए नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए था। नेक्स्ट आता था फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ द एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरीज हु यूज द वायलेंस टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। दे वर, अब देखो जो रेवोल्यूशनरी थे वो कैसे थे, आपके जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका था इरादा कि अब वायलेशन करना है, जो करना है अब क्या मार काट करेंगे, और जो आपके कैसे करप्ट है पर्सन है ब्रिटिश में, उनको खत्म करना स्टार्ट करेंगे। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आयरिश टेररिस्ट एंड द रशियन निहिलिस्ट। ये दोनों याद रखना किससे प्रभावित थे। जो आयरिश टेररिस्ट थे उस समय 1970, उस समय हुआ क्या था कि आपका 1970 के टाइम पे आप जानते हैं रशियन रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये 20th सेंचुरी के बिल्कुल शुरुआत के टाइम की बात थी। बात समझ में आ गई। और जो आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था वो 1940 के आसपास हुआ था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अच्छा नेक्स्ट लिखा एंड फॉलोड देयर मेथड ऑफ द असैसिनेटिंग द करप्ट एंड द अनपॉपुलर ऑफिसर्स। किसको खत्म करना था, किन की हत्या करना, जो करप्ट थे और कैसे अनपॉपुलर थे। तो दूसरा वाला तो यहाँ पे गलत हो जाता है कि एक्चुअल में जो सत्याग्रह था उसका कहीं से लेना देना नहीं था, किससे, वायलेंस से। नेक्स्ट आता वुमेन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टुक पार्ट इन द सत्याग्रह। बात समझ में आई। और एक महिला का नाम आता है, अपने याद रखना, श्रीमती सरला देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु टुक पार्ट इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इनका नाम याद रखना, श्रीमती सरला देवी। नेक्स्ट बढ़ते इन द अक्टूबर 1940, अक्टूबर 1940 की बात है। गांधी गेव द कॉल फॉर द लिमिटेड सत्याग्रह। लिमिटेड सत्याग्रह मतलब कि ये था कि कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये डालना था कि कोई एक लीडर नहीं है, सब क्या करेंगे, अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। बात समझ में आ गई। और उन्होंने क्या किए, कुछ ऐसा सत्याग्रह चुने पे। द सत्याग्रह वॉज केप्ट लिमिटेड सो एज नॉट टू एम्बेरस द ब्रिटिश वॉर एफर्ट बाई अ मास अपहीवल इन इंडिया। अच्छा इसे लिमिटेड वे में क्यों रखा गया था, गांधी जी का ये मानना था क्योंकि उस समय बुरे वक्त में था कौन, आपका इंग्लैंड, क्योंकि 1940 से लेकर 1939 से लेकर और 1945 तक आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 का केस था। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस टाइम पे हम क्या करें, ब्रिटेन पे क्या करें, प्रेशर बनाएं। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े लेवल पर ना करके इसे क्या रखा, इंडिविजुअल वे में रखा। बात समझ में आ गई। द डिमांड फॉर द सत्याग्रह वुड बी द फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रीज द अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन इन द वॉर। द इंडिविजुअल सत्याग्रह हैड अ ड्यूल प्रपोजल या प्रपोज while the giving the expression to the Indian people strong political feelings. It gave the British government further opportunity to peacefully accept the Indian demands. बात समझ में कि शांति से गवर्नमेंट ये कर दे कि जो डिमांड्स हैं इंडियंस की या उनको क्या कर दे, फुलफिल कर दे। आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ था फर्स्ट सत्याग्रह वॉज द आचार्य विनोबा भावे। आप जानते हैं कि जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके पहले आपके सत्याग्रह कौन थे,
आचार्य विनोबा भावे थे। अगर सेकंड नाम लिया जाता है तो वो कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। कई बार पेपर में पूछा जाता है, who was sent to the jail when he spoke against the war in the village Pannor and he was arrested subsequently. Women from the different part of the country took part in the satyagrah. Srimati Sarla Devi was the first woman, इनका नाम जरूर याद रखना, who took part in the individual satyagrah. Nihilism believe that all the values are the baseless. देखो निहिलिज्म क्या बोलता था कि जितनी भी आपकी क्या बिलीव्स है, बिलीव करता था किस चीज़ पे कि जितनी भी आपकी वैल्यू है वो कैसी बेसलेस है, एंड दैट नथिंग कैन बी नोन और द कम्युनिकेटेड, और बातचीत से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। बात समझ में आएगी। इट ऑफन एसोसिएट विद द एक्सट्रीम पैसिमिज्म एंड अ रेडिकल सेप्टिटिज्म that condemn the existence. The first decade of the 20th century saw the rise of the extreme revolutionaries who used the violence and overthrow the British rule. They were inspired by the Irish terrorists and the Russian nihilists and followed their method of the assassinating corrupt and the unpopular officials. They also engaged in the dacoits to raise funds of the purchases of the arms, popularly known as the स्वदेशी dacoits जिन्हें बोला जाता था। आप जानते हैं HRI आपका रेवोल्यूशन से रिलेटेड था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके बाद HSRA बना, ऐसे कई थे आपके। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट रीजन ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1946। तो बोल रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिश। और बिल्कुल सही है कि उस समय क्या था आपका, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, नस्ली भेदभाव किया जा रहा था, जो आपके गैर कैसे थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, भारतीय थे। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। पुअर फूड क्वालिटी, इसके बारे में उन्होंने बात की थी कि खराब भोजन के लिए क्या हुआ था, इस बोल सकते हैं ये म्यूटनी आपकी हुई थी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के थ्रू। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आईएनए ट्रायल, नहीं ये नहीं था, गलत है। तो आंसर जो बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड था। तो आंसर कौन सा हो गया, तो यही है, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्लीय भेदभाव हो रहा था और भोजन की खराब गुणवत्ता थी। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था कि आज़ाद हिंद फौज था, जो भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार के भारतीय सैनिकों को भी प्रभावित किया था। उस समय आज़ाद हिंद फौज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। अब हुआ कि 18 फरवरी की बात है, कब की, 18 फरवरी की बात है 1946 को, रॉयल इंडियन नेवी के जो गैर कमीशन अधिकारी थे और जो सैनिक थे, जिन्हें क्या कहा जाता, रेटिंग्स कहा जाता था, क्या कहा जाता, रेटिंग्स कहा जाता था, उन्होंने क्या लगा दिया, नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में क्या कर दी, हड़ताल शुरू कर दी। और ये स्टार्ट कहाँ से होती, बम्बई से स्टार्ट होती। नौसैनिक प्रशिक्षण पोत था आपका HMIS तलवार। बात समझ में आई, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कर देता है, अपना हड़ताल शुरू कर देता है। अब हड़ताली जो होते हैं, नाविक जो करते हैं, एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव कर देते हैं, जिसके प्रमुख रहते हैं आपके MS खान। इनका नाम जरूर याद रखना, MS खान का, इनको प्रमुख बनाया जाता है अपना। तो जो विद्रोही सैनिक होते हैं BC दत्त की रिहाई की मांग करते हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाता है, इनका नाम याद रखना, BC दत्त की रिहाई की मांग करते हैं, जिन्हें जहाज़ पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत छोड़ो लिखते हैं, क्विट इंडिया लिख देते हो। अब होता क्या है कि इस विरोध का क्या होता है कि जल्द से जल्दी कहाँ कहाँ फैल जाता है, कराची, मद्रास, आपका कलकत्ता, सारी जगह ये फैल जाता है। और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, मद्रास और कलकत्ता, कोलकाता, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ फैल जाती है। तो विद्रोहियों ने क्या करते थे, जो जहाज़ थे, जहाज़ों से क्या करते थे, ब्रिटिश यूनियन जैक जो था, जो ब्रिटिश का लगता था, आपका झंडा लगता था, उसे उतार दिया। और कांग्रेस हो गया, जो आपकी INC हो गई, उसका झंडा हो गया, मुस्लिम लीग का झंडा हो गया, और एक तीसरा था कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन तीनों के जो क्या थे, जैसे आपका मैं बता दूं, तिरंगा लगा दिया था, चांद लगा दिया था, और जो कम्युनिस्ट पार्टी का था हंसिया, हथौड़ा था, उसके निशान को क्या कर देता, फहरा दिया था। अब होता क्या है, 22 फरवरी की बात रहती है, 22 फरवरी की बात रहती है। तो 22 फरवरी को कहता है कि बम्बई में अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया जाता है। इसमें 20 लाख मजदूरों ने भाग लेते हैं, लगभग 20 लाख लोग। विद्रोह के दमन के लिए सरकार ने एडमिरल गॉर्डेफे को भेजा था। कौन थे, एडमिरल गॉर्डेफे, इनका नाम जरूर याद रखना, एडमिरल गॉर्डेफे। सरकार इसको दबाने के लिए एडमिरल गॉर्डेफे इनको भेजते हैं सरकार की तरफ से। अब सरकार की तरफ से क्या करता है, एडमिरल गॉर्डेफे बात करते हैं किससे, वल्लभ भाई पटेल से। एक चीज़ याद रखना, वल्लभ भाई पटेल, इनसे बात करते हैं कि आप क्या करिए कि इस मामले को क्या करिए, हस्तक्षेप डालिए आप, और इसे क्या करिए, आत्मसमर्पण के लिए बोला जाए, जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी हमारे क्या नेवल के आपके क्या हैं, सैनिक हैं। तो वल्लभ भाई पटेल आग्रह करते हैं, तो ये मुंबई में करते हैं, और कराची की तरफ कौन करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका नाम भी याद रखना। तो ये आग्रह करते हैं, और 25 फरवरी को क्या हो जाता है, विद्रोहियों ने यह कहते हुए कि आत्मसमर्पण कर दिया था। 25 फरवरी का दिन रहता है, याद रखना, 25 फरवरी को क्या होता है, विद्रोही क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। पर बोलते हैं क्या, मैं बता देता हूँ। वो बोलते हैं
कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। मतलब हम किसके बोलने पे कर रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के बोलने पे कर रहे हैं, किसी और के बोलने पे नहीं कर रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है, देखो, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉर्ड स्टार्टेड ऑन द 18th of Feb 1946, बॉम्बे नेवल रेटिंग्स ऑफ द HMIS सलवार प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पोर क्वालिटी ऑफ द फूड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाता है। द म्यूटनियर्स टुक आउट द प्रोसेशन इन द बॉम्बे होल्डिंग अ लॉट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द सुभाष चंद्र बोस का क्या कर देते हैं कि फोटो लगा देते हैं। बात समझ में आई। देयर शिप्स ऑल्सो रेज द फ्लैग ऑफ द कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। द डिमांड्स एडवांस ऑफ द नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी combined services grievances with the wider national concern. The latter included the release of the INA, Indian National Army personnel and the other पॉलिटिकल प्रिजनर। यहाँ पे मांग किसकी होती है, तो मैंने बताया था BC 10 को छोड़ने की मांग करते हो, जिन्होंने क्या कर दिया था, क्विट इंडिया के लिए लगा देता, भारत छोड़ो क्या क्या कर देते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं विड्रॉल ऑफ द इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम द इंडोनेशिया। उसकी मांग भी की जाती है कि आप इंडोनेशिया से करो, इंडियन ट्रूप्स को क्या करो, विड्रॉ करो, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंडियन ऑफिसर्स ओनली एज सुपीरियर। और जो भारत के जो क्या है आपके ऑफिसर्स हैं उन्हें सुपेरिटी के उसमें लो, उनके साथ आप क्या मत करो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मत करो। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस सॉर्ट अपराइजिंग वॉज द मैसिव आउटपोरिंग इन द पब्लिक सपोर्ट ऑफ द म्यूटनियर्स, द सिटी ऑफ द बॉम्बे स्पेशली लेबरिंग द क्लासेस व्हेन ऑन द स्ट्राइक 22 February in the solidarity. The public transport network was brought to a halt, trains were burned, roadblocks were erected and the commercial establishment were shut down. इसमें क्या होता है, आपके जो मजदूर संघ होता है वो भी क्या होता है आपका जुड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और जो मैंने बोला कि 25 तारीख को क्या होता है, 25 तारीख को कर देते हो समर्पण कर देते हैं 25 फरवरी को, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, आप इन्हें पढ़ लेना। अच्छा, इसके अलावा जो बोल सकते हैं कि अरुणा आसफ अली, इनका नाम याद रखना कि जो सेलर्स रहते हैं उनको सपोर्ट किसका आता है, तो अरुणा आसफ अली का सपोर्ट आता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उनका भी सपोर्ट रहता है। और INC की जो कौन रहती है, इंटरनेशनल कांग्रेस की अरुणा आसफ अली रहती है, उनका ओपन सपोर्ट होता है सेलर्स को। सेलर्स वही रहते हैं जो नेवी के रहते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, इसके अलावा देखो लिखा हुआ है द रेबल्स ऑल्सो फाउंड सपोर्ट फ्रॉम द रॉयल इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पर एयरफोर्स का भी सपोर्ट मिलता है। और बॉम्बे और फ्रॉम द गोरखास इन द कराची, गोरखास का भी सपोर्ट मिलता है। नोन फॉर देयर लॉयल्टी रिफ्यूज टू फायर एट द स्ट्राइकर्स। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्ट्राइकर्स जो स्ट्राइक रहते हैं कर उन पर फायर करने से मना कर देते हैं कि हम इन पर क्या नहीं करेंगे, आपका फायर नहीं करेंगे। दे इवन टुक कंट्रोल ऑफ द बुचस आइलैंड। और बुचस आइलैंड पे क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, वेयर द एंटायर एम्यूनिशन ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज स्टोर्ड। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये म्यूटनी थी आपकी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी थी 18th of Feb 1946 को बॉम्बे से स्टार्ट होती है। कितने सेलर्स थे, 7 सेलर्स थे, एक ऑफिसर थे। और जो ये तो मर जाते हैं और 476 जो रहते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं अपने किससे, बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द म्यूटनी। दे वर नॉट टेकन इनटू द इंडियन और द पाकिस्तानी नेवीज आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उनको नेवी में जगह नहीं मिलती। इट इज़ नॉट वर्थी टू पॉइंट आउट दैट देयर वाज मैसिव पब्लिक सपोर्ट फॉर द म्यूटनियर्स ड्यूरिंग द वायलेंस इन द बॉम्बे एंड ensued because of the strike over the 200 civilian was had died। लगभग 200 सिविलियन क्या होते हैं इसके दौरान मारे जाते हैं। तो ये याद रखना कौन सी म्यूटनी है। और ये देखो मैंने बता दिया कि इंटरवेंशन के लिए कौन आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी क्या हुई थी, नौसेना की क्या हुई था विद्रोह जो 1946 को, जिसे बोलते हैं रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। तो जरूर याद रखना आप लोग, ये हिंदी में लिखा है, हिंदी में पढ़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि ऑन द eve of the launch of the Quit India movement, Mahatma Gandhi gave some specific instruction to different groups of the people. With reference to these instructions, consider the following statement. He asked the government servant to resign। गलत है, रिजाइन करने के लिए तो बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते अभी बता देता हूँ। देखो, he asked the soldier to leave their post, नहीं, छोड़ने के लिए भी नहीं बोला था। He asked the princes of the princely state to accept the sovereignty of their own people। ये सही है आपका, कि जो आपके क्या थे, जो आपकी रियासत के राजकुमार थे, उनको कहा था कि अपने लोगों की संप्रभुता आप क्या करिए, स्वीकार कर लीजिए, उनको राइट्स दीजिए आप, ठीक है ना। बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं बोलते हो। अब देखो यहाँ पे देख लो, पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, गांधी जी आस्क्ड गवर्नमेंट सर्वेंट टू ओपनली डिक्लेयर देयर एलिगेंसेस टू द कांग्रेस एंड नॉट टू रिजाइन। मतलब उन्होंने जितने भी आपके कहते गवर्नमेंट सर्वेंट थे उन्हें ये बोला कि आप जॉब मत छोड़िए, पर अपना जो सपोर्ट है वो कांग्रेस की तरफ दिखाइए और आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं। तो पहले तो गलत हो जाता है। दूसरा आता है कि गांधी जी आस्क्ड द सोल्जर्स टू रिफ्यूज टू फायर ऑन देयर ओन पीपल एंड नॉट टू लीव देयर पोस्ट। दूसरा, उन्होंने जितने भी आपके कहते हैं आर्मी की जो आपके ऑफिशियल्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनको बोला कि आप अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे और ना ही अपनी पोस्ट को क्या करेंगे, खाली करेंगे। तो दूसरा भी गलत हो जाता है। तीसरा था कि गांधी जी आस्क्ड द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ देयर ओन पीपल। तो बिल्कुल है कि जो रजवाड़े थे वहाँ के राजकुमारों को बोला कि आप संप्रभुता को क्या करेंगे, आप लेंगे, अपनाएंगे किनके, अपने लोगों की। तो ये वाला आपका सही है।
अब क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द गांधी जी इन अगस्त 1942 विद द स्लोगन ऑफ द डू एंड डाई। अब एक चीज़ याद रखना, डू और डाई, तो एक चीज़ याद रखना, वैसे तो सबसे पहले अगर बोला जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट वैसे लीडरलेस मूवमेंट था। कैसा था? लीडरलेस था। अगर पूछा जाता है कि लीडरलेस था, अगर ऑप्शन आ जाता है लीडरलेस तो लीडरलेस मार देना, और अगर लीडरलेस नहीं आया तब जाके महात्मा गांधी मान लेना। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, तो जो आपकी CWC थी 8 अगस्त 1942 को जो आपका स्पेशल सेशन बॉम्बे में हुआ, तो वहाँ पे क्या हो गया था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन उन्होंने क्या कर दिया था, पास कर लिया था। As in earlier mass struggle, the youth were at the forefront of the struggle. Students from the colleges and even school were the most visible element, especially in the early days of the August. Probably the average age of the participation in the 1942 struggle was even lower than that in the early moment. तो इसमें क्या देखने को मिला कि आपका जो पार्टिसिपेशन था स्टूडेंट्स का वो थोड़ा कम था। वोमेन स्पेशली कॉलेज एंड द स्कूल गर्ल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। महिलाओं को जो पार्टिसिपेशन तो बेहतर हो गया था। और आसफ अली जिनका नाम अभी मैंने लिया, और सुचिता कृपलानी जो आपकी पहली मुख्यमंत्री लेडीज़ बोल सकते हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री थी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। इनका नाम जरूर याद रखना। ये JB कृपलानी की आई थिंक पत्नी थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अच्छा लिखा वर्ड 2 मेजर वोमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द अंडरग्राउंड एंड द उषा मेहता एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द स्मॉल ग्रुप दैट रन इन द कांग्रेस रेडियो वर्कर्स वर प्रोमिनेंटेड। अब देखो उषा मेहता किससे मदद कर रही थी, कांग्रेस रेडियो से मदद कर रही थी, ठीक है ना। रेडियो के थ्रू क्या कर रही थी, अपना जो संदेश था इसको पहुंचा रही थी। वर्कर्स वर प्रोमिनेंट एज वेल एज द मेड द कंसिडरेबल सैक्रिफाइसेस बाय द एंड्योरिंग द लॉन्ग स्ट्राइक एंड द ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन इन द स्ट्रीट। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो लिखा तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम। तो ठीक है 1946 26 नवंबर की डेट थी जब ये आपका क्या हुआ था, आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या हुई थी, फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। फॉर्मुलेटेड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अरे यार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट थोड़ी था, आपका क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान था ना आपका 1946, उसके थ्रू हुआ था। इसके थ्रू कैसे हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू तो क्या होता, आपके 2 देश बन गए थे, ठीक है ना। 2 देश, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 के थ्रू आपके 2 देश निकल गए। तो जो आपका किस पे आधारित था, जो आपका माउंट बेटन प्लान पे आधारित था। तो 1946 का जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड हुई थी वो आपका कैबिनेट मिशन था। अभी तो पढ़ाया सर, पैथिक लॉरेंस हो गए, स्टीफर्ड क्रिप्स हो गए, अलेक्जेंडर कनिंग, आपके अलेक्जेंडर हो गए, AV अलेक्जेंडर हो गए। तो वो था आपका कैबिनेट मिशन जो था उसके थ्रू फॉर्म्ड हुआ था, ना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये तो गलत हो गया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स। हाँ ये सही है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसिपल स्टेट्स के, तो वो कहाँ से आपके नॉमिनेटेड होते बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स, राजाओं के द्वारा किए जा रहे थे। द मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइज। बिल्कुल सही है, आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आपके क्या हुए थे, वो सिलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका, अब क्या पूछ रहा है कि करेक्ट, तो जो करेक्ट बनेगा वो सेकंड एंड थर्ड है, ठीक है ना। तो हिंदी में पढ़ देता हूँ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा बनाई गई योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। गलत, इसके द्वारा नहीं किया गया था। और रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था। सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था, जो स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। तो सेकंड एंड थर्ड सही है। तो लिखा हुआ देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। याद रखना किसके थ्रू था, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू था, ना कि आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू था। इट वॉज इन द 1934। अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया कहाँ से कॉइन होता, तो 1934 में जो आपके कौन थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो आपके लीडर माने जाते हैं MN रॉय, उन्हें माना जाता है इसका क्या, इस मूवमेंट का आपका कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपकी फॉर्म्ड होनी चाहिए। अच्छा 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और INC ने कब डिमांड में रखा अपने इसको, तो 1935 की बात है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389। 296 जो थे वो आपके ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 सीट जो थी प्रिंसिपल स्टेट्स से थे। उसमें से 296 में से 292 आपके तो किससे आते थे, मेंबर थे आपके ब्रिटिश इंडिया के। वहीं अगर बात करें जो 4 थे वो आपके किसके थ्रू आते थे, वो चीफ कमिश्नर की सीटें थी। बात समझ में आ गई। बाकी आपके प्रोविंशियल गवर्नर्स थे। 4 आपके क्या थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, ये याद कर लेना। तो टोटल मिला के कितनी थी 389, जिसमें से आपका कितना होता है 296, 292 याद कर लो, और फिर 04 और 1 याद कर लो, कितने प्रिंसिपल स्टेट से कितने 93। ये चीफ कमिश्नर थे जहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट लिखो, ईच प्रोविंस एंड द प्रिंसिपल स्टेट ग्रुप ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ द स्मॉल स्टेट वर टू बी एलोकेटेड सीट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो ये किस आधार पर रखा गया था, जनसंख्या के अनुपात पर रखा गया था भाई, कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जनता के अनुपात पर लिया जाएगा। और क्या था कि रफली जो माना गया था, एक सीट जो थी वो लगभग कितने की पॉपुलेशन पे ले रखी थी, 10 लाख के। याद रखना कई बार पूछा जाता है
एक सीट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थी वो 10 लाख की पॉपुलेशन के उस पर ले रही थी, प्रोपोर्शनल था आपका, ठीक है ना। जिसे बोलते हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल, आपका क्या था, सीट्स निकाली गई थी तो 10 लाख पे थी। एवरी मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन, मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। अच्छा, लिखा हुआ सीट्स अलोकेट टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। तो मुस्लिम अलग थे, सिख अलग थे और जनरल अलग थे। और जनरल में कौन आते थे, जो मुस्लिम नहीं थे, सिख नहीं थे, बाकी सारे इसी में आते थे। इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली एंड द वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसा था कि अनुपात के तौर पे चुन के आए थे। मैंने बताया ना 10 लाख की आबादी पर लगभग एक था निकले। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता था, जैसे आज भी आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होती है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको देखने को मिलता है। अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो नॉर्मल नहीं होता, जैसा आपका लोकसभा का होता है या लोकसभा का, ये विधानसभा में आप क्या करते हैं कि एक उम्मीदवार को वोट देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, आप क्या करेंगे, आपकी प्रेफरेंस देंगे कि आपको पहले नंबर, अगर पहला नंबर पे कौन है आपकी प्रेफरेंस, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, इस तरीके की प्रेफरेंसेज होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट। अगर आपका पहला वाला सिलेक्ट नहीं हुआ ना, अगर मान लीजिए वो सिलेक्ट नहीं होता, पहला दूसरा तीसरा 3 लोग उठे थे, आपने प्रेफरेंस रख दी भाई कि ए मेरा पहली प्रेफरेंस है, बी मेरा सेकंड है, सी आपका, मान लो ए चुना ही नहीं गया, तो फिर वो जो वोट होंगे वो किसकी तरफ चल जाएंगी, बी की तरफ चल जाएंगी। और इस तरीके से चलता है आपका, तो इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब आपकी क्या होती है, प्रेफरेंसेज वाइज आप क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स, इट इज दस क्लियर बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू बी पार्शियली इलेक्टेड एंड द पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। इसका कई कई बार में क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज भी होती है कि जो आपकी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, एक्चुअल में वो तो आपके क्या नहीं थे, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव तो थे नहीं, इनडायरेक्ट वे में चुन के आए थे, तो इसलिए इसका क्या किया जाता है, आपका क्रिटिसाइज भी किया जाता है। मोरेवर द मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइज। और किसके द्वारा चुने गए थे, लिमिटेड, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं थे, सबको वोटिंग देने के अधिकार नहीं थे। जैसे मैंने बताया था पहले, जो वोटिंग देने के अधिकार उनको होते थे जिनके पास क्या होती थी, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, महिलाएं, जो महिलाएं क्या होती थी, जिनमें जो पढ़ी लिखी होती थी या फिर जिनके पास कुछ ना कुछ पावर होती थी, इस तरीके से उसे बोला जाता है लिमिटेड फ्रेंचाइज। और वैसे मैंने बताया था कि भारत में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया था 1947 में आया था, ये याद रख लेना आप लोग। अच्छा, आगे लिखा हुआ था इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द 296 सीट्स allocated to the British India provinces were held in the July-August 1946. The Indian National Congress won the 208। ये देख लीजिए 208 सीट जीती, मेजॉरिटी में आती है। मुस्लिम लीग 73 सीट्स जीती है एंड द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द इंडिपेंडेंट गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। हाउएवर द 93 सीट्स allocated to the princely state were not filled as they decided to। अब देखो, जो आपकी प्रिंसली स्टेट थी ना, वो अपने आप को अलग रखती, किससे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। अगर पूछा जाता तो याद रखना, टोटल 296 सीट्स में से 208 बिल्कुल जो मेजॉरिटी बोलते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जाती है। मुस्लिम लीग को धक्का पहुंच जाता है, केवल 73 सीट जीतती है और बाकी के 15 सीट्स क्या जाती है, स्मॉल ग्रुप्स को चल जाते हैं। बाकी 93 सीट्स पे आप याद रखना कि आपके प्रिंसिपल स्टेट मना कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बनने से। बात समझ में आ गई कि बोल के हम अलग बनाएंगे, अपना देश अलग बनाएंगे, अपना राज्य अलग बनाएंगे, इस तरीके की थी उस समय। अच्छा, अगर मैं पूरा अगर बात करूँ ना, पूरा जो आपकी टाइमलाइन चलती है, तो 9 दिसंबर 1946 को जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती थी, तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट हॉल डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। द मुस्लिम लीग बॉयकॉट द मीटिंग। ये याद रखना, 9 दिसंबर की बात है। वहीं क्या होता है कि आपका 13 दिसंबर को क्या होता है, 1946 को क्या करते हैं, नेहरू जो रहते हैं वो आपका प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, पेश कर देते हैं, याद रखना। 14 अगस्त 1947 को क्या होता है, प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ द कमिटी इज टेबल्ड। उसके बाद आपका 29 अगस्त को होता है ड्राफ्टिंग कमेटी स्टेबलाइज हो जाती है। 6 दिसंबर 1946 को 47 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्मली कन्विंस करती है फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलोइंग द इलेक्शन टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट कर देती है कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना चाहिए। 1948 टू 1949 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट कई बार करती, सेशंस में आती है, ओपन टू द पब्लिक, और वो क्या रहती है, लोगों के लिए क्या रहती है, खुली रहती है। 26 नवंबर 1949 को आपका क्या हो जाता है, फाइनल ड्राफ्ट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ये वही डेट है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, 2 साल 11 माह 18 दिन में। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। कुछ ऐसे आपके दिग्गज हैं जिनका कंट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में आपका योगदान दिया। उसमें आपके कृष्णाचार्य आता है, आपके डी जो आपकी कौन थी, डी देशमुख हो गई, सोमनाथ लहिरी हो गई, सरोजनी नायडू हो गए, के एम मुंशी जिन्हें बोलते हैं कन्हैयालाल मुंशी हो गए, भीमराव अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना भीमराव अम्बेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है, राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है।
बात करें तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो थे, वैसे तो राजेंद्र प्रसाद थे आपके वो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, इनका नाम पूछा जाता है एस.सी. मुखर्जी। जयपाल सिंह थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, आपके कौन थे, आपके वल्लभ भाई पटेल थे, बलदेव सिंह थे और जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, अगर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से सबसे ज़्यादा आपके सोर्सेज ले रखे हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स है वो यहीं से ले रखे हैं, फीचर्स यहीं से आते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश और ऑस्ट्रेलियन, और फिर आपका जो कैनेडियन आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वहाँ से भी कई सारे आपके क्या ले रखे हैं हमने, फीचर्स ले रखे हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट्स की बात करें तो फेडरल सिस्टम हो गया आपका, ऑफिस ऑफ द गवर्नर हो गया, जुडिशरी हो गया, पब्लिक सर्विसेज कमीशन हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यहाँ से ले रखी है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रेट्स हो गई आपकी आपकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड द बाईकैमरल सिस्टम आ गया, तो यहीं से ले रखा है। यूएस कॉन्स्टिट्यूट की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी हो गई, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस हो गए, और पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से ले रखी है। वहाँ पर क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट किसका आपका हेड होता है, सीनेट का होता है, जैसे यहाँ पे किसका होता है, राज्यसभा का। अच्छा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ से डीपीएस भी ले रखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति सिद्धांत, और नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा यहाँ से ले रखे हैं, मेंबर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ से ले रखे हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, फेडरल जो आपका क्या, फेडरल विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि आपका फेडरेशन जो होगा, मतलब भारत में क्या है, फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म इस तरीके से कि राज्यों को पावर दे रखी है, पर सिस्टम हमारे पास क्वासी फेडरल है, अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय का मतलब होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड तो है पर ज़्यादा पावर सेंटर के पास है। वेस्टिंग ऑफ द रेजिडुअरी पावर्स, रेजिडुअरी पावर जो है सेंटर के पास रहेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं, जो आपके तीनों लिस्ट में नहीं आती, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली किस में चला जाता है, आपका रेजिडुअरी पावर के थ्रू रेजिडुअरी लिस्ट में चला जाता है, अवशिष्ट सूची में चला जाता है, वो सेंटर के पास होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड द एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट, अगर कभी पूछा जाता है लिस्ट कहाँ से ले रखी है तीनों, तो वो तो आपका कहाँ से जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट सीधे लिख देना। पर अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करेगा केवल, तो वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ द ट्रेड हो गया, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो गया, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हो गया, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपकी प्रेसिडेंट करता है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कई बार पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, सस्पेंशन जो होता है सस्पेंड करना, तो वो कहाँ से ले रखा है, आपका जर्मनी से ले रखा है, मतलब जो आपके क्या होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन जो होते हैं आपके। अच्छा, अगर यूएसएसआर की बात करेंगे तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज उठाई है, आइडियल ऑफ द जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल। एक और चीज़ यहाँ से हमने एक चीज़ और याद रखना आपने, प्लानिंग कमीशन भी यहाँ से लिया है हमने। ये कम्युनिस्ट जो विचारधारा की जो देश होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे चाइना हो गया और रशिया हो गया, तो प्लानिंग कमीशन वहाँ पे चलता है हर 5-5 साल में। पर आप जानते हैं 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद आपका नीति आयोग क्या हो गया था, फॉर्म हो गया 2015 में, और लास्ट जो थी पंचवर्षीय योजना वो 2017 तक ही काम कर पाई। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, रिपब्लिक द आइडियल ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल में, यहाँ से जोड़े हमने, ठीक है ना, मैंने ऐसे याद करेगा LEF लिफ, ये हमने कहाँ से जोड़े, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जोड़े। एक्चुअली में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आप याद रखना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो लगभग 1889 के आसपास चला था और 1899 तक चला था। अच्छा, अगर बात करें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ से हमने क्लियर किया प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट, कि हम संविधान संशोधन किस तरीके से कर सकते हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो प्रोसीजर्स स्टेबलाइज बाय द लॉ, यहाँ से ले रखा है। ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, रिटर्न है, सेकंड लेंथेस्ट है, 122 अमेंडमेंट्स हैं, पर अब तो ज़्यादा हो गए, 448 आर्टिकल्स हैं टोटल मिला के। वैसे मूलतः कितने 395 है, उसमें आपके सब क्लॉज जुड़ जाते हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, तो ये आप याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन December 2020 द यूनेस्को हैज डिसाइडेड टू लॉन्च द इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नेम ऑफ द बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो ये रिसेंट की न्यूज़ है, करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। 100 साल कंप्लीट किए, जो उनकी जन्म शताब्दी थी ये मनाई जा रही थी, और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे ये कहाँ गए थे, आपके ढाका भी गए थे, ठीक है ना। तो बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा था उनकी क्या 100वीं शताब्दी, मतलब 100वीं जन्म शताब्दी को। बंगबंधु मुजीबुर रहमान, इन्हें जातिर पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द बांग्लादेश कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। इन्हीं की बेटी है शेख हसीना, इन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो अभी क्या है वहाँ की आपकी PM है, ये याद कर लेना। तो ये क्रिएटिव इकोनॉमी के उसमें फील्ड में दिया जाएगा आपका, ठीक है ना, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अवार्ड। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ, द यूनाइटेड नेशन हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान
इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ द क्रिएटिव इकोनॉमी. It will be launched to promote the creative industries that provide the youth, women, and the migrants and the sustainable jobs globally. UNESCO Executive Board adopted the Bangladesh proposal of the establishing the awards at the 210th virtual session on the December 11. The prize worth rupees $50,000 will be given once in the 2 years. याद रखना है 2 साल में एक बार दिया जाएगा, $50,000 के आसपास दिया जाएगा. $50,000 जो लगभग मोटा माटी आपका आ जाएगा 35 लाख रुपए के आसपास. सही बोला मैंने? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख में 70 लाख हो जाएंगे. हाँ, 35 लाख रुपए के आसपास मोटा माटी. द अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी गिवन ड्यूरिंग द यूनेस्को 41st जनरल मीटिंग इन द नवंबर 2021. यूनेस्को हैड डिक्लेयर्ड द 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. याद रखना, यूनेस्को ने 2021 को क्या डिक्लेयर किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और ये क्रिएटिव इकोनॉमी के नाम पे कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? शेख मुजीबुर रहमान अवार्ड दिया जाएगा. Currently, there are the 23 UNESCO International Award in the name of the international celebrities and the organization. अच्छा, यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी आपकी 16 नवंबर 1945 को. ये आपने याद रखना है. और अगर बात करें इसके हेड तो कौन है? हेड है अभी ऑद्रे अज़ोले. और यूनेस्को को जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कहाँ? आपका पेरिस, फ्रांस में. ये याद कर लेना, हेडक्वार्टर का है पेरिस, फ्रांस में. नेक्स्ट चलते हैं. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM was launched to increase the production of the rice, wheat and the pulses. सही है, ठीक है ना. दाल, चावल और क्या गेहूं का प्राइस इंक्रीज करना था. प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, स्मॉल स्टोरेज बीन्स हैव बीन एडेड एज पर लोकल रिक्वायरमेंट विद द एम ऑफ द इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स. हमारा तो टारगेट भी है, जो आपका क्या है, नरेंद्र मोदी सरकार का टारगेट है कि 2022 तक आपने क्या करनी है? फार्मर्स की जो इनकम है उसे कितना करना है? दुगना करना है. तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बनेगा. तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, हर खेत को पानी, ये याद रखना था. एंड द पर ड्रॉप मोर क्रॉप 2,74,600 पम्प सेट्स, 1,26,967 sprinkles and the around of 764 lakhs meters of the water carrying pipes were distributed under the NFSM from the 2014-15 to 2019. मतलब पिछले 5 साल में ये चीज़ें की गई हैं. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अगर बात करें तो लॉन्च हुआ था 2007-8 को. इसका जो मेन बोल सकते हैं मेन वर्क था वो क्या था आपका? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द राइस, व्हीट एंड द पल्सेस थ्रू द एरिया एक्सपेंशन एंड द प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी एंड द प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इनहेंसिंग द फार्म लेवल इकॉनमी. तो पहला वाला आपका सही बन जाता है. नेक्स्ट लिखो बियॉन्ड द 12th प्लान, जो आपका 12th 5-year प्लान था. द मिशन वॉज कॉन्टिन्यूड विद द न्यू एडिशनल टारगेट ऑफ द 13 मिलियन टन्स ऑफ द फूड ग्रेन. टन्स में बता देता हूँ, लगभग मिलियंस में कितना होता है? तो ये 10 लाख होता है. टन्स की बात करूँगा, टन्स में कितना होता है आपका? ये होता है 1000 kg के आसपास, क्योंकि 100 kg का आपका क्या होता है? 1 क्विंटल होता है. 10 क्विंटल का आपका 1 टन होता है. तो समझ गए होंगे आप. द NFSM प्रेजेंटली कंप्राइजेज ऑफ द सब कंपोनेंट वाइज द राइस, व्हीट, पल्सेस, कोरस सीरियल्स आ गई आपके, न्यूट्री सीरियल्स आ गई, और आपकी कमर्शियल क्रॉप्स आ गई. इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द आइडेंटिफाइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द 28 स्टेट्स में लागू है, और 2 यूनियन टेरिटरीज में लागू थी. ठीक है ना. अंडर द मिशन सीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द HYV, जिन्हें बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, farmer machinery resources conservation machinery tools, efficient water applications tools, plant protection, nutrient management, cropping system based training to the farmers etc provided. From the year 2020-2021, primary processing unit, small storage beans, flexibility intervention have been added as per the local requirement with the aim of the increasing the income of the farmers. तो second वाला भी सही होता है. The mission has been able to achieve the around the 110 lakh hectare area to be treated with the micronutrient, biofertilizer, soil ameliorants, gypsum, lime हो गया, others from 2014-15 to 2019-20 to increase the seeds replacement rate SRR of the improved varieties of the food grains. About the 74 lakh quintal of the certified seeds of the high yielding varieties hybrid of the rice, wheat, pulses and the chorus cereals were distributed under the NFSM 2014-15 to 2019-20. तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसे एक बार जरूर पढ़ लेना. मैंने इसलिए पढ़ा है कि पढ़ने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या रहती हैं, लंबे टाइम तक रहती हैं. सिर्फ याद कर लोगे कि भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2007-8 में हुआ था. क्या काम किया है? तो सिर्फ वन लाइनर याद ना करें, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लें तो आपको थोड़ा सा मोटा माटी पता लगने लग जाता है कि कौन सी स्कीम किस तरीके से काम कर रही है. तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन गैस एक्सचेंज. तो लिखा इंडियन गैस एक्सचेंज इज सब्सिडायरी ऑफ द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज. बिल्कुल सही है. इट इज द कंट्री फर्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द नेचुरल गैस. ये भी सही है. नेचुरल गैस के मिनिस्टर कौन है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर आपके धर्मेंद्र प्रधान. तो ये याद रखना. तो इसका जो आंसर बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बनेगा, दोनों सही है.
पढ़ लेते हैं। इंडियन गैस एक्सचेंज हैज द रीच्ड आउट द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो मैं बता चुका हूँ, एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में ये आ जाते हैं आपके कौन से, जैसे आपका पेट्रोल आ जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके हाइड्रोकार्बन हैं। आस्किंग द गवर्नमेंट टू अलाउ द डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोड्यूसर टू ऑल्सो सेल ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। इंडियन गैस एक्सचेंज द मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडारी ऑफ द इंडियन एनर्जी। याद रखना, एक इसकी आपकी सब्सिडारी है इंडियन एनर्जी एजेंसी की, तो पहला आपका सही हो जाता है। फिर लिखा हुआ IGX इज द कंट्रीज फर्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द नेचुरल गैस, तो ये आपका सेकंड वाला भी सही हो जाता है। राजेश कुमार बेरीराटा डायरेक्टर हैं आपके किसके, IGX, सेड दैट दे होप दैट द एटलीस्ट 5% ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गैस विल बी अलाउड ऑन द एक्सचेंज। आप कितना कर सकते हैं, 5% तक क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, पर कंडीशन है, ही फर्दर सेट द पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूसर एंड्स अप लूजिंग मनी इन द गैस प्रोडक्शन ड्यू to regulate the prices based on the foreign benchmark. The Minister of the Petroleum and the Natural Gas and the Steel, Sri Dharmendra Pradhan, launched the Indian Gas Exchange, first nationwide online delivery-based gas trading platform in the E-ceremony in the 2020. IGX enable market participation to trade in the standardized case contracts. The platform is fully automated with the web-based interface to provide the seamless trading experience to the customer. चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिटीजनशिप, एक्विजिशन एंड द टर्मिनेशन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, फंडामेंटल राइट्स एंड डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। डिलिमिटेशन कमीशन 4 ही बार आया आपका लगभग, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1952, 62 के आसपास है। फिर जो देखने को मिला है 70 के आसपास देखा, 72 के आसपास देखने को मिला है, फिर 2002, 4 ही बार आपका डिलिमिटेशन कमीशन आपका ये क्या करता है, क्या आपका सेट करता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग होंगे, कितने लोगों पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाएगी, आपका विधानसभा क्षेत्र कितना होगा या आपका लोकसभा क्षेत्र कितना होगा। ये डिलिमिटेशन कमीशन का क्या होता है, काम होता है। 4 बार हो चुका है, 4 बार बन चुका है। लास्ट जो बना था 2002 में बना था, ठीक है ना। हो सकता है मैं थोड़ा गलत बोल सकता हूँ साल, 1-2 साल, पर 50, 52, 62 और 72 के आसपास ऐसा था। तो विच ऑफ द एबव कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द सिंपल मेजॉरिटी, तो कौन सा आपका सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। तो मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए, ये वाला बाद में पढ़ेंगे, ये वाला देख लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड 3 वे, 3 तरीके से हो सकता है। 3 तरीके कौन कौन से, एक तो आपका कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, 50% + 1, कि टोटल जितने भी आपके आ रखे हैं 50% मतलब 100 लोग हैं, तो 51 में आपका क्या है, सिंपल मेजॉरिटी होता है। अच्छा, ये कहाँ पे काम करता है, एडमिशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन करना है तो हो जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से। सेकेंड शेड्यूल हो गया, अभी आगे पढ़ाऊंगा सेकेंड शेड्यूल में आता क्या, बात समझ में आ गई। आपके टोटल कितने हैं, तो आपके 8 तो कैसे थे, आपके जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था, और 4 आपके क्या होते बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। अच्छा, एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या बिगाड़ना, बनाना या फिर हटाना, ये आपका सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू क्या कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। यूज़ ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो ये भी किस में आपका सिंपल मेजॉरिटी में आता है। अच्छा, सेकंड बात करें, अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी, फंडामेंटल राइट्स, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मतलब जैसा अगर मान लो ना 100 में से जैसे सिंपल मेजॉरिटी में कितना होगा, तो आपको केवल 51 सीटें चाहिए होगी, पर स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 निकालेंगे तो लगभग 67 आ जाता है, तो ये याद कर लेना। DPSP हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हो गई। अदर प्रोविजन नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड द थर्ड कैटेगरी, जो प्रोविजंस क्या आते हैं, फर्स्ट वाली मतलब सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू नहीं हो सकते, और थर्ड कैटेगरी मतलब जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट के थ्रू नहीं हो सकते, उन्हें बोला जाता है। आगे पढ़ लेता हूँ, देखो, अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी प्लस द कंसेंट ऑफ द स्टेट। इसमें क्या होता है कि 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी तो आपको लानी पड़ती है, प्लस 50% + 1 स्टेट आपके साथ क्या होनी चाहिए, कन्विंस होने चाहिए किसी भी। जैसे आपका क्या था, GST था, तो उसमें क्या था, आपका 2/3 मेजॉरिटी तो लेनी थी पार्लियामेंट को, साथ ही साथ आपके आधे से ज़्यादा आपके राज्य जो थे 50% + 1 क्यों लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ द स्टेट्स, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स आपके साथ होनी चाहिए, स्टेट्स, ये याद रख लेना। तो इसमें आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ये आ जाता है, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द ये ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, SC एंड SC डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर आ गया। 7th शेड्यूल आ जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका अमेंडमेंट भी आ जाता है आर्टिकल 368 के थ्रू। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देखो, तो पहले वो सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप जो होता है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू क्या कर सकती है, पार्लियामेंट उसे ला सकती है, तो ये हो गया। इलेक्शन की अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो अभी बता रहा हूँ कि आपका सिंपल मेजॉरिटी प्लस क्या चाहिए होता है आपको, हाफ ऑफ द स्टेट्स में ये चलता है। आप जानते हैं ना, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करती हैं। आपकी कौन से रहते हैं, सिलेक्टेड मेंबर जो होते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ये भी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इन्हें हटा सकते हैं या फिर इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब देख लीजिए क्वेश्चन, अब वो पूछ रहा है
कि बताइए कि आपका सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, तो अभी तो बता दिया सिटीजनशिप हो गया एक और डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, मतलब आंसर था 1 और 4। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं शेड्यूल्स की बात करूँ, टोटल आपके कितने 12 है। शेड्यूल फर्स्ट में जो आता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात आती है, उनके नेम और देयर बाउंड्री डिटेल्स की बात आती है। 2 की अगर बात करें, उसमें स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स आती है, प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर्स ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के आपके जजेज आते हैं, तो उसमें इसमें सैलरी आती है, मतलब इसमें स्टेट एंड यूनियन, इसमें सैलरी आ जाती है। तीसरे वाले में ओथ आती है, क्या आती है ओथ, शपथ, एंड द प्रोमिसेस ऑफ द ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। शेड्यूल 4 में आपका राज्यसभा आती है, राज्यसभा में एमपी काउंट ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल 5 में आपका शेड्यूल एरियाज आते हैं, याद रखना, शेड्यूल ट्राइब्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल लॉ डिटेल्स। पर इसमें कौन कौन से नहीं आते, तो 4 नहीं आते, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम नहीं आते। शेड्यूल 6 में आपके कौन आ जाते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइब्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स आ जाती है। 7th में आपका जो होता है, जो 7th है उसमें आपकी लिस्ट आ जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आ जाती है। तो इनकी बात कर रहा था, एक 7 की और एक 2nd की, तो ये याद कर लेना। 8 में आपकी लैंग्वेजेस आती हैं। 9 में आपका क्या आता है, जो आपका जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट था, याद रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1952 का, 51 का, ठीक है ना। और 10 शेड्यूल जो था वो आपका किससे रिलेटेड था, तो आपका किससे रिलेटेड था, तो 9 जो था आपका ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, लैंड रिफॉर्म से याद कर लेना, मैंने ऐसे याद कर रखा है, ये लैंड रिफॉर्म्स थे। अच्छा 10 जो था वो आपका किससे रिलेटेड था, वो था आपका डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, दल बदल कानून से, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे बोलते हैं। और ये आपका था 52nd अमेंडमेंट था 1985 का, ठीक है ना, आई थिंक सो। और जो आपका 11 शेड्यूल था वो आपका पंचायत से रिलेटेड है, और 12 जो था आपका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड था, आप जानते हो 72nd और 73rd, 72nd नहीं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ 73rd एंड 74th था 1993 का, 1992 के आपके थे, तो ये आप याद कर लेना। तो इसको याद करने का तरीका है टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, इसको याद कर सकते हैं। T4 जो आपके 12 शेड्यूल्स हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो T4 टेरिटरी आ जाता है, E4 एमुलमेंट आ जाता है, एमुलमेंट मतलब आपका वही चीज़ जो मैंने बोला था, आपका क्या जाता है, सैलरी वगैरह का आ जाता है। ए से अफर्मेशन आ जाता है, ओथिंग वगैरह आ जाती है, आर से राज्यसभा आ जाती है, सीट्स आ जाती है, ऐसे शेड्यूल एरियाज आ जाते हैं, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज आ जाते हैं, जिसमें 80 mm मतलब आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और कौन सा आपका मिजोरम है। वहीं अगर एफ की बात करें, फेडरल प्रोविजन आ जाती है, 3 लिस्ट आ जाती है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाती है, एल से आपका लैंड रिफॉर्म्स आता है, डी से डिफेक्शन आ जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है, पी से आपका पंचायत और एम से म्यूनसिपैलिटीज आ जाता है, तो याद कर सकते हैं आप लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉर द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अच्छा ठीक है भाई, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू अपॉइंट द मेंबर हु कैन कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स ऑल डिसीजंस of the council of the minister relating to the administrations of the affairs of the state and proposal of for the legislation, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो ये बोल रहा कौन सा गलत है, तो मैं देखो पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले तीसरा वाला पढ़ूंगा, चीफ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अपर हाउस जानते हैं किसे बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। अरे लेजिस्लेटिव काउंसिल तो आपका कुल मिला के 6 ही राज्यों में, उसमें से आपका कौन आ जाता है, एक तो आ जाता है आपको कौन सा, यूपी, आपका बिहार, उसके अलावा कौन सा आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है, उसके अलावा कर्नाटक आ जाता है, उसके अलावा कौन सा था, महाराष्ट्र आ जाता है। अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू आपके सीएम है वो कहाँ कहाँ पर है, नीतीश कुमार है बिहार में, आपके योगी आदित्यनाथ है ये यूपी में, और अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे हैं आपके जो अपर हाउस से आते हैं। बाकी जितने भी हैं वो किससे आते हैं आपके, वो आपके लोअर हाउस से आते हैं, जिसे स्टेट असेंबली बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो तीसरा तो गलत है भाई, मस्ट बी मेंबर ऑफ द अपर हाउस, नहीं अपर हाउस नहीं, कहीं का भी हो सकता है। अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ से भी हो सकता है, अगर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली तो वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली से आएगा, विधानसभा से आएगा। तो तीसरा वाला तो गलत है भाई, तो ये बोल रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो तीसरा तो आएगा। चलो तीसरा तो आंसर है। सेकंड, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू अपॉइंट अ मेंबर हु कैन कम्युनिकेट टू द गवर्नर। बिल्कुल सही है, चीफ मिनिस्टर का ये कर्तव्य होता है कि एक ऐसा मेंबर रखता है जो कम्युनिकेट कर सकता है गवर्नर से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लेने हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि वो एडवाइस करती है भाई। जैसे प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करती है, आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है, स्टेट में सॉरी सेंटर में क्या करती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है। उसी तरीके से आपका गवर्नर भी क्या करता है, गवर्नर की जो क्या होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी जो क्या होती है स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो भी क्या करती है गवर्नर के साथ क्या करती है, डिस्कस करती है, एडवाइस देती है उसे कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो ये भी आपका क्या हो जाता है,
ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, और डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन। हाँ, पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि चीफ मिनिस्टर कोई अपॉइंट नहीं करता किसी मेंबर को। ये संयुक्त तो बोल सकते हैं, ये ऑल मतलब ये बोल सकते हैं कि ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, संयुक्त तौर पर होती है ग्रुप की, ग्रुप में लिया जाता है। मतलब कैप ये होती है किसकी, आपकी स्टेट जो आपकी क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसकी होती है। कोई अलग से यानी कि मेंबर नियुक्त नहीं किया जाता। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ये सही है, आई थिंक सो। ये यहाँ पे इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। नहीं, करता है, करता है, करता है। तो जो आंसर बनेगा 2 और 3 ओनली ना, इनकरेक्ट। ठीक है, डज नॉट कंटेन, हाँ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आपके हाँ ये तो सही है, कोई यानी कि नहीं, ये तो सही है आपका। ठीक है ना, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो ये हिंदी में लिखा है, हिंदी में पढ़ लेना आप लोग। तो लिखा जनता दल यूनाइटेड प्रेसिडेंट नीतीश कुमार हैज़ बीन इलेक्टेड लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए लेजिस्लेटिव पार्टी इन द बिहार। वो क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से आपके जो बोलते हैं विधान परिषद से आपके सिलेक्टेड है, वो चुनाव नहीं लड़े थे और चुनाव लड़ नहीं रहे हैं शायद से काफ़ी टाइम से। ही विल नाउ टेक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द 4th कंसेक्यूटिव टर्म, चौथी बार बने चीफ मिनिस्टर की। अगर बात है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कोई यानी कि स्पेशल नहीं है कि अपॉइंटमेंट करना है भाई, कि इसी को चुनना है, ऐसा नहीं होता। वो जो आपके क्या होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। आर्टिकल 164 ओनली सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, कि अपॉइंट होगा किसके थ्रू, आपके गवर्नर के थ्रू। और एक चीज़ याद रखना, हम मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हम क्या करते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए क्या नहीं करते, वोट नहीं करते। हम तो क्या करते हैं, जो आपका क्या होता है, मेंबर होता है, अगर वो विधानसभा चुनाव है तो एमएलए के लिए करते हैं, मिनिस्टर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए करते हैं ना। और अगर वो क्या है, लोकसभा के चुनाव है तो वहाँ पे हम किसको भेजते हैं, एमपी को भेजते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट को भेजते हैं। हमारा क्या होता है, हमारा जो होता है वोट वो किसी प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन के लिए होता है, ना ही आपका चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन के लिए होता है। वो तो क्या होगा कि एमएलए जो होंगे, जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, ठीक है ना, तो जो बहुमत में होगी वो एमएलए क्या कर देंगे, अपना नेता चुन लेंगे, उसे चीफ मिनिस्टर बोल देते हो। और एमपी क्या करते हैं, अपना नेता चुनते हैं, उसी को पीएम बोल देते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर्स, आपका चीफ मिनिस्टर जो होता है अपॉइंटेड, वो गवर्नर के थ्रू होता है। हाउएवर दैट डज नॉट इंप्लाई दैट द गवर्नर इज फ्री टू अपॉइंट एनी वन एज द चीफ मिनिस्टर। और ये याद रखना है कि इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर किसी को क्या बना दे, चीफ मिनिस्टर बना दे। In accordance with the convention on the parliamentary system of the government has to appoint the leader of the majority party in the state legislative assembly as the chief minister. प्रोसीजर ये बोलते हैं कि गवर्नर जिसको बनाएगा वो किसको बनाएगा, जो आपकी क्या होगी, मेजोरिटी पार्टी होगी, जिसने क्या बहुमत प्राप्त किया होगा, उसके लीडर को। लीडर कौन चुनेंगे, एमएलए चुनेंगे आपके राज्यों में, एमपी चुनेंगे आपके केंद्र में। बट व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी, पर जब किसी के पास क्या नहीं है, क्लियर मेजोरिटी नहीं, 50% + 1 सीट नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होता है कि जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, पर्सनल डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करता है, अपने बल बुद्धि का प्रयोग करता है। तो वो किसको बुलाता है, जो लार्जेस्ट पार्टी जो होती है या जो भी आपका अलायंस होगा उसको बुलाएगा सरकार बनाने के लिए। पर सरकार को बुलाएगा और उसे सीएम चुन सकता है। बात समझ में आ गई। पर उसके लिए क्या होता है कि फिर उसे पार्लियामेंट में आके या फिर आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है वहाँ पर आके क्या करना होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को प्रूफ करना होता है। उसके लिए 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। लार्जेस्ट पार्टी मान लो जैसे 100 सीट थी, तो 100 सीट्स में से 51 बनी थी, पर ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो 51 लाई। मान लीजिए वो जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी, तो उसको बुलाएगा गवर्नर। मान लीजिए उसके पास 45 थी, तो उसको क्या कर देगा, उसका जो लीडर है उसको सीएम बना दिया जाएगा गवर्नर के थ्रू। अब 1 महीने का टाइम होगा इनके पास कि अपने साथ कितने लोगों को और जोड़ दें, 6 लोगों को जोड़ दें। 6 लोगों को जोड़ दिए तो ये बने रहेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी आपकी गवर्नमेंट। ये आप समझना। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छा, आर्टिकल जो रिलेटेड चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर का कुछ अलग से नहीं होता, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। तो 163 आपका काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू द एडवाइस गवर्नर। बात समझ में आएगी। जैसे आपका कौन सा होता है, 74 और 75 रिलेटेड है किससे, कि एडवाइजेबल होता है कौन, प्रेसिडेंट, किसके प्रति, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति। तो लिखा आर्टिकल 164 अदर प्रोविजन एज द मिनिस्टर्स, 166 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, 167 जो ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज द रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नर। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझे लगता है यहीं तक रखते हैं, मुझे लगता है यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है ना। आज नहीं, मतलब यहीं तक रखते हैं। लगभग 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है। सेकंड पार्ट में मैं 10 क्वेश्चन और करवा दूंगा। मैं सोच रहा था 20 हो जाएंगे, पर नहीं हो पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समझाने के लिए था आपको। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।